नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 हमारा पर्यावरण का अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम पृथ्वी के में कौन कौन सी परतों से बनकर बना है, पृथ्वी बनी है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वगैरह वगैरह हर चीज़ के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले कुछ रोचक चीज़ें यहाँ देख लो कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है ना, सबसे गहरी खान है वो 4 किलोमीटर है। तेल की खोज के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। उसके बाद में देखो, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर अपन को पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो 6000 किलोमीटर गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, तब अपन पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं, जो असंभव है। यहाँ देखो आपको एक लाइन दी गई है जो बिल्कुल असंभव है। अब असंभव क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं तो तापमान की वृद्धि होती रहती है, और जैसे जैसे आप नीचे गहराई में जाओगे टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि मतलब धातु वगैरह कठोर से कठोर चीज़ भी पिघल जाएगी। गलनांक पॉइंट से भी नीचे चला जाता है पृथ्वी का टेम्परेचर। ठीक है ना, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि यहाँ केंद्र तक पहुँचना असंभव है। अब देखो पृथ्वी का आंतरिक भाग। आपने अपने घर में प्याज तो देखा ही होगा, तो प्याज के अंदर जैसे परतें होती है, अलग अलग परतें होती है, तो पृथ्वी भी अलग अलग परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहा जाता है। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे परपट्टी कहा जाता है। देखो आप लोग, इसमें परपट्टी दी हुई है कि परपट्टी कहा जाता है। ठीक है ना, ये देखो सबसे ऊपरी परत है, ये परपट्टी कहलाती है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर है। ठीक है, और सबसे पतली ये परपट्टी होती है, वो सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। तो Cl सी से सिलिका तथा L से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसमें सीमे मतलब C फॉर सिलिका तथा मे फॉर मैग्नीशियम कहा जाता है। तो यहाँ देखो आपको ये ऊपर पृथ्वी के आंतरिक भाग, आंतरिक कोड, ठीक है ना, बाह्य कोड, कोटल मेटल सीमा, मेटल मतलब इतना मेटल भरा हुआ है, स्थल और परपट्टी, इन भागों में पृथ्वी की आंतरिक भाग की ये संरचना है। और नीचे देखो महासागरीय परपट्टी और महासागरीय परपट्टी में अलग अलग दी गई है। जैसे महासागरीय परपट्टी, ठीक है, फिर महासागर, फिर महाद्वीपीय परपट्टी और उसके बाद में महाद्वीप। परपट्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को कोर्ड कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे मतलब नी फॉर निकल, फे फॉर फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोर्ड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ में किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अंडरलाइन कर सकते हो आप इसको। कि पृथ्वी की परपट्टी में अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है, और परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। और सेल है जो विभिन्न प्रकार, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, अंडरलाइन कर लो इसको। आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। तो कई बार प्रश्न आता है सेलों के प्रकार बताइए, उनके नाम बताइए। तो आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित, ठीक है ना। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहा जाता है। ठीक है ना, आग्नेय मतलब अग्नि से जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो ज्वालामुखी का लावा है वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर
जम जाता है या किसी वजह से अंदर ही ठंडा हो जाता है और जम जाता है, तो उससे आग्नेय सेल की संरचना होती है। जिसे इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बाहरी भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो मैग्मा होता है उसे ही लावा कहा जाता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा द्रवित मतलब बहने वाले पदार्थ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, जिसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी मतलब अंदर ही, अंतर्भेदी मतलब अंदर ही आग्नेय सेल कहते हैं। अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। अब यहाँ देखो आपके साइड में दिया गया है जीवाश्म क्या होता है। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, ठीक है ना। तो कई बार छोटा सा प्रश्न आता है जीवाश्म किसे कहते हैं, तो सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो बेटा इसको भी। अवसाद किसे कहते हैं? तो सेल से लुढ़ककर, चटककर मतलब टूटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इन कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद हवा, जल आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं। ये असर्द अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन सेलों में पौधों, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो भी इन सेलों पर रहे हैं में जीवाश्म भी होते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो सकते हैं। कायांतरित मतलब रूप परिवर्तन हो जाता है इनका। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब तो सेल हमारे लिए उपयोगी है। देखो आपके लोग अपने आसपास देखो मकान वगैरह बने हुए होते हैं तो वो पत्थरों से बने हुए हैं, तो वो सेल का एक हिस्सा ही है। आपने अपने घर के आंगन में या जो रसोई घर होता है उसके अंदर आपने देखा होगा चिकने पत्थर वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो सेलों के ही होते हैं। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबड्डी, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों के नाम भी बता सकते हो। अब यहाँ देखो अलग अलग सेलों से जो पत्थर निकले हैं उनसे अलग अलग प्रकार के अपने ऐतिहासिक धरोहर की इमारतें बनी हुई हैं। जैसे लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो अपने यही नागौर मकराना से गया था। अब यहाँ देखो आपके एक चित्र दिया गया है किस प्रकार से सेल चक्र मतलब सेलों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। अब देखो आपको जानकर आश्चर्य होता है कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको। सेल चक्र किसे कहा जाता है? कई बार प्रश्न आता है सेल चक्र किसे कहा जाता है। तो इसमें सेल चक्र के लिए देखो अंडरलाइन करो इसको, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती है। अपन ने पीछे पढ़ा था
ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय सेल एवं अवसादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये आपके चित्र दिया गया है ये आपके चित्र दिया गया है सेल चक्र। तो इसको आपको कॉपी के अंदर बनाना है और समझना है इसको। अब सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, अब अंडरलाइन करो बेटा इसको भी, खनिज किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है उन्हें खनिज कहा जाता है। और खनिज है वो मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि या उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न उत्तर है, तो आपको प्रश्न उत्तर करने अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। धन्यवाद।